हाय फ्रेंड्स, एक ज्वेलरी शेयर जिसमें एक दिन में 5% से ज्यादा प्राइस बढ़ जाती है और अपर सर्किट लग जाता है। और उसकी वजह पता है क्या है? बहुत सिंपल सी वजह है और वो ये है कि शेयर की जो फेस वैल्यू है वो स्प्लिट होने के बाद में 10 रुपए से 1 रुपए हो जाएगी और शेयर्स की जो संख्या है वो 46 करोड़ से बढ़कर के 465 करोड़ के आसपास में हो जाएगी। लेकिन क्या स्टॉक की वैल्यूएशन पे कोई फर्क पड़ा? क्या और कोई चीज बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। और आमतौर पे आपके हमारे जैसे भोले वाले इन्वेस्टर्स जो है वो कॉर्पोरेट एक्शंस की इन चीजों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पीसी ज्वेलर्स की। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक स्प्लिट होने की का क्या इंपैक्ट होने वाला है, कंपनी के प्रोज कॉन्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, बिजनेस मॉडल कैसा है, सब कुछ। और एज एन इन्वेस्टर आपको फ्यूचर में इस स्टॉक को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा तभी आपको फायदा होगा। सो शुरू करते हैं दोस्तों पीसी ज्वेलर्स का सागरनोमिक्स। सो दोस्तों वीडियो में आप आगे खो जाएं और पीसी ज्वेलर्स का एनालिसिस हम लोग शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। लाइक बटन नीचे है और बहुत सारे दोस्त लाइक करके और लिखते भी हैं कि हमने लाइक कर दिया। उन सबको बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। और दोस्तों साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर रिसर्च बेस्ड ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एनालिसिस आपको टाइम पर मिल सके। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं हम लोग अपने पीसी ज्वेलर्स के एनालिसिस पे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो क्या है। तो देखिए वो है आपके स्क्रीन पर और यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपए से 1 रुपए हो गई है और इसी वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो इसकी हो गई है करीब 18 रुपए के आसपास में। तो जरा स्टॉक प्राइस अभी जो चल रही है वो देख लेते हैं। करीब जिस समय वीडियो बन रहा है 18 रुपए 70 पैसे के आसपास में ये इसकी प्राइस चल रही है और इसके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ गए हैं। अच्छा, अब बात यह आती कि भाई साहब कंपनी को ऐसे करने की जरूरत क्या पड़ी? तो देखिए दोस्तों, इसकी जब भी कभी स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसका सीधी एक ही वजह होती है, और वो ये होती है कि कंपनी चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़े जिससे कि एफआईआईज डीआईआईज पर डिपेंडेंस उनकी कम हो जाए। तो आज आप देखिए, मान लीजिए कोई स्टॉक सपोज करिए केन्स टेक्नोलॉजीज है, 7,000 रुपए का स्टॉक है। आज आम आदमी उसमें खरीदने से पहले सोचेगा, या एमआरएफ का स्टॉक है, लाख रुपए से ऊपर का स्टॉक हर आदमी आसानी से नहीं खरीद पाएगा। लेकिन अगर स्टॉक के 10 टुकड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि 7,000 रुपए का स्टॉक आपको मिलेगा 700 रुपए में, तो कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हो जाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जब भी कभी कंपनी चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का यानी आम पब्लिक का भी शेयर होल्डिंग बढ़े तो कंपनी करती है स्टॉक स्प्लिट। लेकिन उससे क्या कंपनी के बाकी चीजों पर फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तो ये आपने देखा कि इसकी वजह से एक दिन में रातों रात ये स्टॉक प्राइस इसकी जंप कर गई। ठीक है जी, चलिए अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे और बाकी सारी चीजों पर भी नजर डालते हैं। हालांकि इसमें बहुत कुछ और भी है लेकिन हम लोग उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग सीधा इस पे आते हैं। तो पीसी ज्वेलर्स आपके स्क्रीन पर है, जरा देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे एक बार बात कर लेते हैं। सो यहां देखिए दोस्तों, ये कंपनी इज इन्वॉल्व इन व्हाट, क्या करती है कंपनी इज इन द बेसिक बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एंड सिल्वर आइटम्स। वही जो एक आम ज्वेलरी कंपनी करती है। ठीक है, अब इसके बारे में बाकी सारे प्रोडक्ट ऑफरिंग्स आप देख सकते हैं, रिंग्स, ईयर रिंग्स, मंगलसूत्र, ये जो जनरली होते हैं। डिजिटल गोल्ड में भी ये कंपनी है। ठीक है, एंड इट ऑफर्स 24 कैरेट का 99.5% प्योर गोल्ड। तो डिजिटल, अब क्योंकि फिजिकल गोल्ड में दोस्तों बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है, उसको सेफ रखना पड़ता है और बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें, डिजाइन चेंज करना वगैरह सब होता है। तो डिजिटल गोल्ड इज ए बेटर ऑप्शन इन कमिंग डेज एंड दीज डेज। सो इसलिए ये डिजिटल उसमें भी काम करती है गोल्ड में। शोरूम्स 57 शोरूम्स है इसके, 42 सिटीज में है और ये 12%
पूरे बिजनेस का एक्सपोर्ट करती है, यानी 82% जो है वो इसका 88% इंडिया में और बाकी सारा इसका एक्सपोर्ट होता है। नोएडा उत्तर प्रदेश में इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और इनके पास इन्वेंट्री 5600 करोड़ रुपए की आज की तारीख में मौजूद है। इसके साथ में कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इश्यूज आए थे, और जैसे कि छोटी कंपनीज में हमेशा ये रिस्क रहती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं कि भाई इनके जो प्रमोटर्स हैं, जैसे भी आपने देखा होगा कि मिष्ठान फूड का भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि उन्होंने अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन देने में कुछ छिपाया, कुछ ढंग से नहीं बताया। इसी तरह से छोटी कंपनीज में क्योंकि स्क्रूटनी उतनी अच्छे से नहीं होती है, तो देयर इज अ रिस्क। सो जो इसके सचिन गुप्ता जी, शिवानी गुप्ता जी, ये लोग जो प्रमोटर और ये बाकी लोग थे, इनको सेबी ने क्या किया था, दे हैव बार्ड इट फ्रॉम ट्रेडिंग फॉर 1 ईयर। ठीक है, बाकी सारी और चीजें भी है, डेट वगैरह का भी प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किया है। चलिए अभी देखिए, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं इसमें, वो ये है कि इसमें इंपैक्ट ऑफ लिटिगेशंस होते हैं, जो कानूनी कार्रवाई होती है, वो उसकी वजह से 62% इसके ओवरऑल रेवेन्यू कम हुए थे 22 से 24 FY मतलब फाइनेंशियल ईयर में। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, आप तो कहोगे सर आप तो ना स्टॉक का नाम बता दो, बहुत हो गया, अब आप ना बहुत ज्ञान देते हो, क्योंकि ज्ञान हमको नहीं चाहिए, हमें तो स्टॉक का नाम बताओ, प्राइस बताओ, बात खत्म। तो दोस्तों अगर ऐसा है ना, तो फिर ये चैनल तो भाई आपके लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं हूं एक एनालिस्ट और मैं बिल्कुल ईमानदारी से रिसर्च करके, मेहनत करके अपनी नॉलेज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, बस यही मकसद रहता है। तो यहां आगे हम लोग बात करते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। तो यहां देखिए 10,000 करोड़ रुपए जो है उसकी मार्केट कैप है इसकी, और मतलब इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी साइज की कंपनी है। 18 रुपए की स्टॉक प्राइस है और अभी एट प्रेजेंट, और आप मान करके चलिए 1 रुपए की फेस वैल्यू है। डिविडेंड पे आउट दिया नहीं कंपनी ने, पैग रेशियो अभी तक कहीं मिल नहीं रहा है, ROE नेगेटिव है, ROC नेगेटिव है, और इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है। तो कोई फंडामेंटल लॉजिक ऐसा नहीं है जिसकी वजह से एकदम से इतना तेज सर्ज इस कंपनी में लंबे समय के लिए बना हुआ होना चाहिए। प्रोमोटर 47% लेकर के बैठे, पित्रोस की स्कोर 3 है। भाई साहब बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स का जुगाड़ हो पाया है। सो आई विल से कि थोड़ा रिस्की तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ 995 करोड़ रुपीस यानी 1000 करोड़ रुपए से भी कम की सेल है कंपनी की, और उस पर 4000 करोड़ रुपए का कर्जा है। अब यही चीज अगर मैं आपको बाकी सारी ज्वेलरी कंपनी से कंपेयर करके बताऊं तो आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। अब यहां आगे हम लोग देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार डिकोड करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं सेल्स जो है वो इस क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ी है, 400 से 500 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने इंप्रूव किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे जैसे हम लोग देखते हैं नेट प्रॉफिट में, तो जून के बाद में इन्होंने जो अच्छा काम किया वो ये कि प्रॉफिटेबल हो गई है कंपनी। आप देख सकते हैं लगातार नेगेटिव ग्रोथ के बाद में, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट के बाद में पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव नजर आ रहा है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कंपनी एक सही रास्ते पर है। पर अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये सही रास्ते पर है, तो अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्या सर ये ले लूं, क्या सर ये नहीं लूं। तो भाई यहां मैं आपको ये कहूंगा कि देखो मेरा काम है रिसर्च करके आपके साथ में शेयर करना, लेकिन आप अपनी जेब के पैसे लगा रहे हैं कि उधार लेके लगा रहे हैं कि कहीं कोई और तरीके से लगा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग प्रॉपर्टीज ज्वेलरीज बेच के लगा रहे हो, भाई साहब उनके लिए बहुत बहुत प्रणाम है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अपना एनालिसिस करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख करके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मेरे वीडियो से आपको बिजनेस मॉडल को समझने में, कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स में आपको मदद मिलेगी। दैट इज द पर्पस। ठीक है, यही हमारा डिस्क्लेमर भी है कि कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वापस पॉइंट पे आते हैं, और हम ये देखते हैं कि यहां पर आप ना अगर थोड़ा सा नजर इस पे डालें तो इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। यानी कि 54% से प्रमोटर्स 47 पे आ गए हैं, और जो DIIs FIIs हैं उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को करीब करीब 3 टाइम्स से ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी 1% से भी कम थे और अब ये 3% से ज्यादा है। कहानी अगर आप कहें DIIs की, तो वो वहीं बने हुए हैं, करीब 1-1.5% लेकर के बने हुए हैं। पब्लिक की पार्टिसिपेशन 7% इसमें ग्रोथ उसमें नजर आई है, मतलब 40 से 47 हो गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी पहले अच्छी थी लेकिन कुछ समय से अभी तक ठीक नहीं है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये अच्छा होना जरूरी होता है कंपनी का। ठीक है, सो ओवरऑल ये रहा। अब हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो रेटिंग एजेंसी ने जो रेटिंग दी है दोस्तों, वो दी है, ये काफी पुरानी रेटिंग है और अभी नई रेटिंग का वेट है, अभी तक क्लियरली आई नहीं है। और जब आज से साल भर पहले, मतलब 11-12 महीने पहले जब ये रेटिंग हुई थी,
तो क्रिसिल का यह कहना था कि भाई ये जो कंपनी है ना वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, यानी डी कैटेगरी का मतलब होता है कि जब कंपनियां अपना डेटा शेयर नहीं करती है रेटिंग एजेंसीज के साथ, और उसकी कई वजह हो सकती है, वो नहीं चाहती कि डेटा मार्केट में जाए, हो सकता है कुछ वो पहले कुक करना चाहती हो बाहर निकालने से पहले, तो कुल मिलाकर के ये भी अच्छी बात इसकी नहीं है। मैं ये क्यों आपके लिए एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जरूरी नहीं है कि एकदम से शेयर की प्राइस बढ़ गई तो सब कुछ अच्छा हो गया, तो आप एक समझदार व्यक्ति के तौर पर देखें। अच्छा, इसमें मैं दोस्तों आपके लिए एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने पिछले टाइम से क्या किया है। देखो YouTube पे ना अभी कुछ समय से चल रहा है कि स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस को YouTube प्रमोट नहीं कर रहा है, और ये कितने दिन कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है। और वो खबर क्या है दोस्तों कि हमने ना एक 3-डे वर्कशॉप आपके लिए डिजाइन की है, जिसमें आप एक्टिव टू पैसिव इनकम किस तरह से सिस्टमेटिकली अपनी फनल बना के ग्रो कर सकते हैं, ये मैं आपको जरा सा 2 मिनट के लिए डिस्कस करके बताना चाहता हूं। बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं। इसको हम कहते हैं दोस्तों फीफा वर्कशॉप। क्या कहते हैं जी? फीफा। अब ये फुटबॉल जैसा नाम है, लेकिन फीफा का मतलब यहां पर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फनल फॉर ऑल। ये 3 दिन की वर्कशॉप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 99 रुपीज में आप ज्वाइन करके क्या क्या सीख सकते हैं ये देखिए। पहला, एक्टिव इनकम किस तरह से बूस्ट करनी है, तो लिंक्डइन पे ऑप्टिमाइजेशन करिए, वहां से बिजनेस लीड्स कैसे निकालनी है, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं, जॉब ऑफर्स किस तरह से वहां पर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले दिन ये डिस्कस होगा। दूसरे दिन बात होगी एक्टिव टू पैसिव इनकम। जब आपके पास में सैलरी या बिजनेस की इनकम आती है तो आपको मनी को मैनेज किस तरह से करना है, अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है, सेविंग्स को कैसे बढ़ाना है, और फिर सिस्टमेटिकली उसको इन्वेस्ट कहां कहां किस किस तरीके से करने का से आपका एक एसेट एलोकेशन हो जाएगा ढंग से। तीसरे दिन बात करेंगे दोस्तों, जब आपने ये सब कर दिया तो अब ऑटो पायलट पर आपका फाइनेंशियल प्लान कैसे वर्क करेगा। सो एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड सिस्टम, कि आपका पैसा अपने आप इन्वेस्ट होता जाएगा और ग्रो होता जाएगा, तो वो ऑटो पायलट मोड में चलेगा। साथ में बात करेंगे दोस्तों एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के ऐसे पावरफुल सॉल्यूशंस की, जिनसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीपल फोल्ड बढ़ जाती है और आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली आती है। और बाद में लास्ट में बात करेंगे कि हम एज ए सागरनॉमिक्स टीम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। पर ये सब बातें आपको अगर जाननी है तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे दिए गए लिंक पे जाकर के क्लिक करिए और 99 रुपीज की 3 डेज की वर्कशॉप को आप जरूर ज्वाइन करिए। ये ऐसा मौका है जो लाइफ में बहुत कम मिलता है, एंड आई विल गारंटी यू दैट मोर देन 10 टाइम्स रिटर्न तो आपको एक ही दिन में मिल जाएगा इसका, मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। चलिए अब वापस इस पे आते हैं और हम देखते हैं कि पीसी ज्वेलर्स जो है इसकी टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस है पीसी ज्वेलर्स का। तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने इसको कंपेयर किया है कल्याण ज्वेलर्स से, और ये आप देख सकते हैं दोनों की ग्रोथ जो है। कल्याण ज्वेलर्स नीचे कैंडलस्टिक्स है और आपका जो कल्याण ज्वेलर्स आपका ये पर्पल कलर की लाइन है, पीसी ज्वेलर्स आपकी कैंडलस्टिक्स है। तो यहां देखेंगे लगभग पैरेलल मूवमेंट है दोनों का, और दोनों में ही आप देख सकते हैं यहां इस जगह पे पर्टिकुलरली जुलाई 24 के बाद में एक मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर आया था, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में, और तब से आप देख सकते हैं कि ये तेजी से कंपनी ग्रो करती जा रही है। अब इसके बाद में आने वाले समय में किस तरीके का आउटलुक देख सकते हैं, तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद में ये बात तो पक्की है कि रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ेगा, और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उसका फायदा कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज में ज्यादा मिलेगा। तो प्राइस कुछ समय के लिए ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हो सकते हैं, और वैसे भी देखिए लगातार हाईज बनाती जा रही थी कंपनी। पर मैं आपको यहां पर एक चीज के लिए रोकूंगा, हालांकि अब जो है 18 से ये हो सकता है आपको 20% तक की ग्रोथ भी कुछ मिड टाइम में दे दे, लेकिन यहां मेरी तरफ से एक वर्ड ऑफ कॉशन है, और वो ये है दोस्तों कि ये है आपका एक स्मॉल कैप, मतलब स्मॉल टू मिड कैप स्टॉक, और इसमें ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कई बार इश्यूज होते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे स्टॉक में आपको कभी भी 2 से 3% से ज्यादा इन्वेस्ट एक साथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर आर थिंग्स विच वी डोंट नो व्हाट कैन कम आउट ऑफ इट, ठीक है। कोई सेबी की रेड पड़े, स्क्रूटनी हो, तो इस तरीके की कंपनीज में थोड़ा रिस्क रहता है। तो यहां मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें एक बार मैं बता देता हूं आपको। पॉजिटिव चीज ये है दोस्तों कि ज्वेलरी स्टॉक्स जो है, गोल्ड की डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड लगातार बढ़ती है, तो ज्वेलरी स्टॉक्स में लगातार एक मोमेंटम बना हुआ है। हमने देखा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट अगर ज्यादा बढ़ गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम गोल्ड जबरदस्ती इंपोर्ट करे जा रहे हैं दुनिया से। सो
दैट इज अ प्लस पॉइंट, क्योंकि गोल्ड की डिमांड हमेशा है। सेकंड चीज ये है कि कंपनी ऐसी सिचुएशन में जहां इसको राइज होने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि बुरा वक्त जो है ना, जो भी खिंचाई होनी थी कंपनी की, वो एक बार हो चुकी। उम्मीद है कि अब मैनेजमेंट ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंट तरीके से सही डायरेक्शन पे काम करेगा, लेकिन ये आपको अगले 2 से 3 क्वार्टर तक नजर रखनी होगी इस पे। नेगेटिव चीज क्या है? नेगेटिव चीज ये है कि दोस्तों स्मॉल कैप की कंपनीज जो होती है ना, उनमें या मिड कैप में हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी जाती है, और इसलिए रिस्क फैक्टर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आज तक किसी की नोटिस में नहीं आए हो। मिस रिपोर्टिंग भी हो सकती है। दूसरी चीज इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों कि अभी भी आप देखेंगे तो 4000 करोड़ रुपए का इस पर डेट है अगेंस्ट द 1000 करोड़ से नीचे की सेल्स। तो डेट का प्रेशर ज्वेलरी स्टॉक्स में थोड़ा शोभा नहीं देता है। सो दैट इज द सेकंड थिंग। सो ये नेगेटिव चीजें हैं। तो मैंने आपको दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बता दी है। अब आप अपने हिसाब से अच्छे से सोच समझ के अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत सारी चीजें गारंटीड छूट गई होंगी, कुछ गलतियां भी हुई होगी, उन सब के लिए एडवांस में माफी। एज ए रिसर्चर मेरी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूं, वो भी आसान भाषा में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आपने वीडियो लाइक किया कि नहीं? अरे बाबा लाइक कीजिए ना, और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी से ऑन कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।